मोदी सरकार कहती है जहां सोच वहां शौचालय, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार कहती है जहां शौच वहां टैक्स, मतलब शौच पे भी टैक्स। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार को लेकर तो आप पहले ही जानते होंगे कि किस तरीके से कंगाली बदहाली से स्थिति खराब है और कांग्रेस का आला कमान भी अभी फिलहाल बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। लेकिन सवाल है कि ये शौच पे टैक्स लगाने की बात क्या है, आखिर ये मामला कहां से शुरू हुआ और ऐसी क्या नौबत आ गई भाई, ऐसी क्या गरीबी आ गई कि आपने शौच पे ही टैक्स लगा दिया। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो के वो व्यक्ति हैं, वो पत्रकार हैं जिन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझा है। हमारे साथ जुड़े हैं कमल नयन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत बारीकी से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। अगर मैं आपकी बात करूं और परिचय की बात करूं तो आप लंबे अरसे से ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए एक नई नई इंफॉर्मेशन जनता को देते हैं, दर्शकों को देते हैं। आज जो हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने किया है उस पर आप क्या कहेंगे, और दर्शकों को बताइए कि आखिर जो कांग्रेस सरकार गरीबों की बात करती है आज क्या हो गया भाई कि शौच पर टैक्स लगा दिया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल सरकार जो पैसों की तंगी झेल रही है उसने एक सूचना जारी की है, और सूचना जारी की है कि जो भी रिहायशी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो भी इलाके हैं, ऐसा एक अधिसूचना सरकार लेकर आई है कि उसमें 25 रुपया प्रति टॉयलेट जो घरों में बने हैं उससे ये वसूली किया जाएगा। और राज्य सरकार की तरफ से ये अधिसूचना आज जारी की गई है और इसे लेकर खूब सियासत हो रही है। यानी कि सीवरेज और पानी के बिल से संबंधित सरकारी अधिसूचना में ये कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों में जितने भी टॉयलेट हैं, जिनके घर में जितनी संख्या है उस आधार पे ये कलेक्शन लिया जाएगा और सरकार के ये खाते में जाएगा। इसके साथ ही जो अतिरिक्त बिल है वो जल शक्ति विभाग जो हिमाचल प्रदेश की है उसके खाते में ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब इसे लेकर एक तरफ सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि जहां सोच वहां शौचालय की बात बीजेपी करती है या प्रधानमंत्री करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब लोगों को शौचालय पर भी टैक्स देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि अगर इसको टेक्निकली आप समझेंगे तो ये कुछ बड़ा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर शौचालय शब्द जुड़ रहा है और उसके साथ टैक्स वर्ड जो है वो जुड़ रहा है। तो लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में ऐसा करना पड़ेगा, शौचालय के लिए टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आर्थिक तंगी से जहाँ हिमाचल की सरकार जूझ रही है, ऐसे में ये फैसला लिया गया है और सरकार की जो सिविक बॉडी है उस पर ज़्यादा भार ना पड़े, इसलिए ऐसा लिया गया है। क्योंकि हिमाचल में कई पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पानी कैसे पहुँचाया जाए, पानी की किल्लत कई इलाकों में है, तो इसलिए ये सरकार का एक आप कहें कि सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा लिया गया है। और इसमें सरकार ने साफ किया है कि जो पानी के बिल के अतिरिक्त जो बिल होंगे उसके नाम पर ये टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है, अभी जिस केंद्र में सरकार है, हिमाचल में विपक्ष में बीजेपी है, तो ऐसे में बीजेपी इसे अहम मुद्दा बना दी है और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस पर सियासत हो रही है और कहीं ना कहीं जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, उनका बयान भी आ गया है कि अभी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है, बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अधिसूचना इस संबंध में जारी कर दी गई। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि अगर जैसे आपने कहा कि स्पष्टीकरण तो आ गया है लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, जनता भी साफ कह रही है कि भाई आपने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया ना, अब आप कहेंगे कि बीजेपी मुद्दा उठा रही है तो मुद्दा तो उठेगा क्योंकि बात जनता की है। अब शौच जैसी चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, हमारे देश में जो जनता है ये इन चीजों को बहुत बारीकी से समझती है कि आप शौच जैसी चीजों पर टैक्स लगा रहे हैं। जहां तक खबरें हैं कि 25 रुपए पर सीट टैक्स लगेगा, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी तक फैसला ले तो लिया गया है लेकिन इसे आदेश नहीं जारी किया गया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन अधिसूचना जारी हो गई है। और मुझे लगता है कि ये सरकार ने अगर ऐसा किया है, विपक्ष दबाव बना रहे, अब 1-2 दिन का इंतज़ार करना होगा कि क्या इसे पूरे तरीके से सरकार वापस लेती है या कुछ इसमें विकल्प लेकर आती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी की जहाँ तक बात है तो बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और
सुक्खू का जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं उनका भी बयान आया है कि कल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है। तो ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की जहां सरकार है, वो इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो चुनावी नैरेटिव है उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी इसे अहम मुद्दा बना रही है। देखिए, ये तो सियासी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो बीजेपी सवाल उठाएगी, अगर बीजेपी की सरकार होती है तो फिर कांग्रेस उठाएगी सवाल। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात सीधे जनता से है, क्योंकि जनता सवाल उठा रही है। बीजेपी राजनीति कर रही है, चलिए इस बात को हम भी समझते हैं, लेकिन जनता का क्या? आपने तो पहले ही फैसला ले लिया, तभी तो इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे वो आपके ऊपर है। दबाव बनेगा, आप नहीं करेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने ये फैसला लिया, यही लोगों के जहन में बैठ गया है कि आप ऐसी चीज़ों पे टैक्स लगा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का जहाँ तक सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ कुछ संसाधनों की कमी है, या सरकार की प्राथमिकता होती है कि जो भी योजनाएं हैं वो धरातल तक कैसे पहुंचाया जाए। आप बिल्कुल एकदम कॉमन लैंग्वेज में समझें कि अगर आप जो सामान दिल्ली में 5 रुपए का खरीद रहे हैं, कहीं पहाड़ी क्षेत्र में आप जाते हैं तो वो सामान आपको 7 रुपये में मिलता है। तो इस सरकार का एक ये लॉजिक है कि दुर्गम इलाके में पानी पहुंचाना कठिन है, और उसकी जो व्यवस्था की जा रही है उसको रेसिप्रोकल इससे जोड़कर सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पैक्ट जो जनता पे जा रही है। आपको मैंने बताया कि टॉयलेट शब्द जहां से जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में इसे लेकर संशय बरकरार है। और आज ही दरअसल ये मामला सामने आया है, तो सरकार की तरफ से भी अभी ठोस कुछ इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया है। वो अलग बात है कि वहाँ की सरकार कह रही है कि हरियाणा चुनाव को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन जनता पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, जाहिर तौर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अमूमन आज के तारीख में प्रति घर 1 से 2 या 3 शौचालय टॉयलेट सीट होते हैं। तो जनता में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी पड़ेगा और एक बोझ के तौर पर इसे देखा जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ तमाम जो सरकारें हैं, वो जो केंद्र की सरकार है वर्तमान में, वो स्वच्छता को लेकर तमाम तरह के कदम उठा रही है। और टॉयलेट जैसी जो चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड है लोगों की, इस पर इस प्रकार के टैक्स नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि हमेशा ये बात उठती है कि आज़ादी के इतने दिन हो गए, शुद्ध पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता पे इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा कमल जी, आपसे मेरा एक और सवाल बहुत अहम है, ये मुझे लगता है दर्शकों को भी ये बात सुननी चाहिए कि एक तरफ एक पाला है कांग्रेस का आलाकमान, जो राहुल गांधी लगातार ये बात कहते हैं कि गरीबों की बात कोई नहीं करता, गरीबों की बात कोई नहीं समझता। वो चाहे सिलेंडर के दाम हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो तमाम मुद्दे जो हमारे बेसिक नीड के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर वो सवाल खड़े करते हैं। और कई बार वो इस मुद्दे को आगे लाकर कहते हैं कि भाई साहब, ये जो मोदी सरकार है वो गरीबों को बिल्कुल कुचल रही है, अमीरों की सरकार है। लेकिन हिमाचल में जो हो रहा है उसको ये कैसे भुनाएंगे, ये इसको कैसे वो स्पष्ट करेंगे कि भाई साहब नहीं, हम गरीबों के साथ ही हैं? क्योंकि आप देखिए, ये बात गरीबों से ही जुड़ा है, लोगों से जुड़ा है, जनता से जुड़ा है। तो इसको कैसे, वो इस नैरेटिव को कैसे साफ कर पाएंगे वो? देखिए, हिमाचल की जो सरकार है वो थोड़ा कुछ दिनों से विवादों में भी है, और स्थानीय जो नेता हैं या फिर जो आला कमान है, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा जो सामंजस्य की स्थिति है वो गड़बड़ाई हुई है। अभी कुछ दिन पहले विक्रम आदित्य का जो बयान आया था नेम प्लेट इशू को लेकर, तो उस समय भी हालांकि वो फैसला मुझे नहीं लगता है कि गलत होगा या उनका कहना गलत था कि अगर कोई भी दुकान है तो उस पर नेम प्लेट और किस धर्म के व्यक्ति वहाँ पर है ये सार्वजनिक करना चाहिए, इसमें कोई वो राय नहीं। हाँ, जो शिमला में मस्जिद का मामला भी आया था, उन्होंने कहा था कि कोर्ट अगर कहती है कि वो अवैध है तो टूट जाए, इस पे भी बवाल हुआ। लेकिन जो आला कमान है, मतलब नेशनल जो लीडर है और स्टेट लीडरशिप है, तो उनमें सामंजस्य की स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई है। कई ऐसे मामले आए जिसमें दोनों की राय अलग है, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय आला कमान है उसका दबाव क्षेत्रीय आला कमान पर है, और ऐसे तमाम उदाहरण आपके सामने हैं।
लेकिन राहुल गांधी की जहाँ तक बात है, गरीबों की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है इस पर उनको भी जवाब देना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये बिल्कुल एक बेसिक लोगों की नीड है और इसमें गरीब और अमीर क्या सबके घर में टॉयलेट होते हैं। और ये मुद्दा इसलिए भी बन गया है क्योंकि बीजेपी के तमाम ऐसे लीडर हैं जो बयान दे चुके हैं। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया है कि ये बेहद शर्मनाक है अगर हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है। तो इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी अभी ट्वीट किया है कि उन्होंने भी कहा है कि सरकार की जो मति है वो भ्रष्ट हो चुकी है। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसे भुनाने की कोशिश हो रही है। और राहुल गांधी जिस प्रकार से गरीबों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी आगे आना चाहिए, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और पूरे जो कवायद जो शुरू हुई है उस पर अल्प विराम लगना चाहिए। क्योंकि ऐसे में जनता में भी जब आज हिमाचल के सीएम ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो सरकार का क्या स्टैंड है, क्या इसे आगे ले जाएगी, इसे वापस लेती है, इस पर अभी कुछ क्लियरेंस सरकार की नहीं आई है। तो स्पष्ट रूप से सरकार को अपना जो उनका पक्ष है वो स्पष्ट करना चाहिए। अच्छा, हिमाचल में अब 8 अक्टूबर, माफ कीजिएगा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, ये दोनों ही राज्यों के परिणाम 8 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे। इसके बाद झारखंड की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात होगी, और इसके बाद बिहार में भी इलेक्शन है। लेकिन इस बीच अगर हम समझे तो जो कांग्रेस है उसका क्या मुद्दा होगा आने वाले समय में, क्योंकि ये दो चल रहे हैं, 8 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में क्या समीकरण देखने को मिल रहा है? हरियाणा की जहाँ तक बात करें तो कांग्रेस पार्टी वहाँ पर मजबूत स्थिति में है हरियाणा में मुझे लगता है, क्योंकि तमाम ग्राउंड्स रिपोर्ट और ये चीज़ें मैंने देखी है। और वहाँ पर जो सबसे अहम मुद्दा राहुल गांधी ने उठाने का काम किया कि अग्निवीर योजना जो सरकार की योजना थी आर्मी में भर्ती को लेकर, उन्होंने इसे युवाओं को अग्नि में झोंकने वाली योजना बताई। और वो पीएम मोदी पर डायरेक्ट हमलावर दिखे, या फिर इस प्रकार से हम देखें कि जो सरकार की नीतियां रही है जो उद्योगपतियों को लेकर इस पर हमलावर रहें। और अमूमन सेना में जो लोग जाते हैं वो हरियाणा से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट वहाँ पड़ा है यूथ पर। रोजगार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, तमाम ये मुद्दे उठाए हैं। और कहीं ना कहीं हरियाणा में बीजेपी लगातार सरकार में थी, एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना कर रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए राहें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एक इम्पैक्ट वहाँ पर ये भी देखा गया कि जो आपसी नेता हैं उनमें सहमति नहीं बन पाई। कई पुराने नेताओं की टिकट काट दी गई और कई ऐसे नेता जो थे वो बीच चुनाव दूसरी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी अलग वहाँ पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। तो कुल मिलाकर जो नैरेटिव वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने रोजगार का, अग्निवीर का, इसके साथ ही जो विनेश फोगाट को लेकर एक नैरेटिव आप भी देखी हैं कि कैसे जंतर मंतर से वो नैरेटिव बिल्ड हुआ और उसको जमीन तक पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सक्षम रही। क्योंकि जब विनेश फोगाट ओलंपिक में पदक नहीं ले पाई, किसी प्रकार से चूक हो गई, जब वो दिल्ली आई तो जो दीपेंद्र हुड्डा हैं वो उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए, वहां पर मैं था, तो वहां से आप वहां थे। कांग्रेस पार्टी उस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली से लेकर चरखी दादरी तक एक रोड शो निकाला गया था और उसको लीड खुद दीपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर इन सारे जो कांग्रेस पार्टी का फोकस यही था कि जो भी मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जो बीजेपी के वोटर उनके खिलाफ हैं, एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ हैं, उसको कैसे अपने तरफ किया जाए। और इन तमाम पहलुओं पर कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर वाकई खुलकर खेला है, मेहनत किया है। और कई स्टार प्रचारक, प्रियंका गांधी की बात करें, खड़गे की बात करें, बीते दिनों शहबाग भी आए थे, वहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आए। और अग्निवीर योजना मुझे लगता है कि एक जो योजना है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर माहौल बनाया है, क्योंकि वहाँ के बच्चे सेना में आते हैं और महिला सम्मान की जो बात होती है, विनेश फोगाट को लेकर भी एक नैरेटिव सेट किया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसमें सफलता हासिल करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी राहें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ओवर कॉन्फिडेंस की कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना रही है, लेकिन जो क्षेत्रीय उनके नेता है भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा में जिस प्रकार से तकरार हुई
हुई। राहुल गांधी तमाम मंच पर दोनों की हाथ मिलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में भी वो बात नहीं बन पाई। कल जब प्रचार का अंतिम दिन था तो सुबह सुबह 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात करने भी कुमारी शैलजा पहुंची थी। तो ये तमाम चीज़ें सामने आई है कि शैलजा की नाराजगी भी भारी पड़ सकती है, कांग्रेस पे कुछ सीटों पर नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि बीजेपी ने शैलजा को एक दलित का चेहरा बार बार बताती रही और इसे अपमान का जो आरोप है वो कांग्रेस पर लगाती रही। तो ये तमाम दोनों पार्टियों के लिए इतना आसान नहीं है। दोनों पार्टियों के लिए कुछ खामियां थीं, लेकिन अब कल वोटिंग है और 1-2 दिन का इंतजार है, फिर रिजल्ट सामने होगा। और जम्मू को लेकर अगर हम कहें तो जम्मू में जाहिर सी बात है कुछ बदलाव हुए हैं और बीजेपी को देखना होगा कि उस बदलाव के साथ जनता है या नहीं है, क्योंकि इंजीनियर राशिद भी बीच में जेल से बाहर आए, तो उनका भी लोकसभा चुनाव वो जीत चुके थे, जेल में थे, तो उनका भी इम्पैक्ट है। उधर एनसी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और तमाम तरह के वहाँ भी मुद्दे थे। युवाओं को रोजगार, वही कांग्रेस पार्टी रोजगार वगैरह की बात कर रही थी और बीजेपी कह रही थी कि धारा 370 हटाने से खुशहाली आई है, बदलता हुआ कश्मीर है। पर वहाँ की जो जनता है वो अमूमन देखने वाली बात होगी कि किसके बातों पर विश्वास करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जा दिलाने की बात कर रही थी, वहीं बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस आ जाएगी तो धारा 370 वापस आ जाएगी। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर सामने आई है। लेकिन अब देखते हैं कि जनता, मतलब दोनों तरफ आप कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। तो फिलहाल जो स्थितियां बन रही है दोनों के लिए सामंजस्य है और दोनों ही कहीं ना कहीं अभी एक कह सकते पेंडुलम की तरह है। समझ नहीं आ रहा है कि किनका पलड़ा भारी है, अब साफ और स्पष्ट भी नहीं है। अगर आप दर्शकों को और कुछ बारीकी बता सकें कि हरियाणा से लेकर अभी जो पिछले जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, आपने आकलन देखा है, सारी समीकरण को समझा है, अगर आप दर्शकों को कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप स्वागत है आपका, प्लीज बता सकते हैं। नहीं, अब बता दिया मैंने, कुछ ऐसा बचा नहीं। लेकिन हरियाणा को लेकर जिस प्रकार से शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी अति उत्साहित थी, आत्मविश्वास में थी, मुझे लगता है कि बीच में थोड़ा सा वो कम हुआ है और बीजेपी की जो स्थिति शुरुआती दौर में वहाँ पर दिखाई दे रही थी उससे मजबूत हुई है। और एक फैक्टर ये है कि कुछ सीट ऐसे होंगे जहाँ पर वोटों की जो अंतर होगी वो बहुत कम होगी और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी की गठबंधन नहीं हो पाई, तो जाहिर सी बात है कि कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके वोट आम आदमी पार्टी काटने में सक्षम रहेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बेल मिला, वो लगातार हरियाणा का दौरा करते रहे और हरियाणा में उन्होंने भी खूब रैलियां की है। तो एक इम्पैक्ट ये भी पड़ सकता है कि अगर गठबंधन होती तो स्थिति कुछ और बेहतर होती, लेकिन आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर कुछ वोट लाएगी तो वो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है। और बीजेपी के लिए मैंने कहा कि कुछ नेताओं की जो टिकट काटी गई है वो बीजेपी को भारी पड़ सकता है। और जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को वहाँ के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, नयाब सैनी को लाया गया, उसका भी एक इम्पैक्ट है, लेकिन बीजेपी उसे एक पॉलिटिक्स में नया एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखती है। तो कुछ ज़्यादा इस पे नहीं कहूँगा, लेकिन अब इंतजार कीजिए कि देखिए क्या रिजल्ट। बिल्कुल, बीजेपी नए एक्सपेरिमेंट के लिए ही जानी जाती है। उधर कांग्रेस जो है, कांग्रेस कुनबा भी काफ़ी मजबूत होता नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव के बाद। तो बहरहाल हिमाचल प्रदेश में जो गहमा गहमी है सोच और सोच के बीच के टैक्स पे, और उसके बाद हरियाणा पे भी हमारे पत्रकार कमल नयन ने ये बात स्पष्ट किया कि ग्राउंड जीरो पर क्या असलियत है। जम्मू कश्मीर के भी आंकड़े पर आपको स्पष्ट कर दिया कि किसकी सीटें कितनी होनी चाहिए और आखिर कौन कौन से मुद्दे किस सरकार के बन सकते हैं। धारा 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहरहाल देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, 8 अक्टूबर का इंतजार करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कॉमेंट कर आप अपनी राय दे सकते हैं, जो भी बातें यहाँ आपको सही लगी हो और जो आपकी खुद की राय हो वह जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे HCN न्यूज़। धन्यवाद।